बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, DGISPR की जानिब से आज कहा गया कि 9 मई से जुड़े मनसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ का सिलसिला 9 मई के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक जारी रहेगा। जबकि दूसरी जानिब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत की जिम्मेदारी है हर मसले पर पार्लिमान को एतमाद मिले। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, DGISPR की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा है कि 9 मई के असल किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। देखते हैं कैसे आगे सिलसिला बढ़ता है। और इसमें दो चार बातें उनकी ऐसी हैं जो बड़ी मेरे लिए तवज्जो, उन पर मैं ख़ास तवज्जो। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो दहशतगर्दी का स्पेक्ट्रम है, इसमें स्मगलिंग और करप्शन और मतलब ये जो मईशत में गड़बड़ है, चोर बाज़ारी और ये सारा, ये भी उस बड़े स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो करम के वाक़यात हैं उसके ऊपर उन्होंने, ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक हसास मामला है, तो उसी अंदाज में फिर उन्होंने ज़रा उसको उसकी हसासियत को सामने रखते हुए उन्होंने उस पर जिक्र किया। और ये बहुत ही, इसमें देखें, इसमें तो यकीनन ये सिर्फ एक सिक्योरिटी का क्राइसिस तो है, लेकिन सिक्योरिटी की बहुत सारी क्राइसिस, जैसे माशी दहशतगर्दी है, तो माशी दहशतगर्दी जो है वो उसमें सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस तो रोल नहीं प्ले करती ना, उसमें तो ब्यूरोक्रेसी भी रोल प्ले करती है, उसमें तो आवाम भी रोल प्ले करती है। इसी तरह से ये जो कुरम के में जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त, और जिसके नतीजे में कराची में बड़ा कराची बंद पड़ा है इस वक्त जब हम बात करें, तो बड़े सड़कों पे एहतजाज हो रहा है, तो इसमें तो एक बड़ा महदूद जो है वो रोल है सिक्योरिटी फोर्सेस का, फौज का। इसमें तो बात करनी है बढ़ के हमारे उलमा को, हमारे जो मुख्तलिफ नुक्ता हाय फ़िक्र के मकातिब हैं, और उनके उलमा को, उनके लोगों को आगे बढ़ना है और इस मामले को उन्होंने देखना है। और इस दरमियान में फिर सिक्योरिटी फोर्सेस, ज़ाहिर है कहीं कोई फसाद खड़ा कर रहा है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, कहीं कोई अनासिर हैं, तो वो फिर उसको उनको उसी हवाले से। लेकिन इस मामला, इन सारे मामलात को तो मैं तवक्को करता हूँ कि हमारे उलमा कराम आगे बढ़ें और वो इस मामले के अंदर जो है इस मामले को हल करें। जो भी ये मामला खुरम में काफ़ी दिनों से, और जो भी सिस्टम है वहाँ पे जिरगा हो, बैठें आपस में, मतलब इस मामले को, क्योंकि ये तूल पकड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। बाकी जो अफ़गानिस्तान का इशू है वो तो ज़ाहिर है कि उनके साथ एक उनकी सॉइल से दहशतगर्दी हो रही है और उसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन साथ ही मकालमा भी उन्होंने कहा कि कोशिश मकालमे की भी हो रही है। ज़ाहिर है हमारे मोहम्मद सादिक साहब वहाँ पे थे और एक मकालमा तो चलेगा ना, डिप्लोमेटिक लेवल पे तो इंगेजमेंट्स होंगी, लेकिन ये कि उनकी वहाँ से क्या मामला है, उसके ऊपर अब क्या हिकमत अमली होगी आने वाले दिनों में, उसको देखना है। और 9 मई और बाकी जो मामलात हैं वो मामलात, ज़ाहिर फ़ौज ने अपना फ़ैसला सुनाया है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो अदालतों में भी जाना है। तो अभी ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह हम इस हिजान से निकलते हैं, और हमारे लिए बतौर कौम निकलना बहुत ज़रूरी है। और हम एक ग्लोबल विलेज में हैं और हमें दुनिया से भी अपने आप को बेहतरीन अंदाज में साथ रख के आगे निकलना है, और हमने अपने अंदरूनी जो हमारा पॉलिटिकल अनरेस्ट है इसको भी ख़त्म करना है। और इसके साथ ही फिर ज़ाहिर है कि मईशत भी है और बाकी लोग भी हैं। तो मुझे यकीन है इस बात का, उम्मीद नहीं, यकीन है कि हम इंशाल्लाह से निकल जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तनाव हो नहीं सकता। काफ़ी तनाव है, शायद थोड़ा सा और बढ़े, लेकिन ये कि निकलना तो है ना इससे। अब इसको जैसे भी हम निकलते हैं, लेकिन ये कि तनाव उसके नतीजे में ख़त्म होना चाहिए और सोशल अनरेस्ट ख़त्म होना चाहिए पूरे मुल्क में, जो कि अरूज पे है इस वक्त। अच्छा, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हो रहा, सिस्टम पाकिस्तान में ही नहीं लड़खड़ा रहा, ये आज एक और अहम मुल्क के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ है, पॉलिटिकल क्राइसिस, कि मेरा ख्याल है कि शायद नहीं उस मुल्क की तारीख में कभी नहीं पैदा हुआ, कभी हुआ ही नहीं इस तरह से। और वो हुआ है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इंतहाई, आप समझें कि तरक्की याफ्ता मुल्क है, और मेरे ख्याल से चौथी बड़ी मईशत है एशिया की, और बहुत ज़बरदस्त मुल्क है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के सदर जो हैं
उन्होंने मार्शाल्लाह लगाने की कोशिश की थी, वो 6 घंटे के अंदर, ठीक है ना, उनको मार्शाल्लाह भी नहीं आता सही तरह लगाना। उनके मार्शाल्लाह लगाने से पहले जो है, इससे पहले कि फ़ौज पहुंचती वहाँ पार्लियामेंटेरियंस पहुंच गए। यानी ये अजीब बात है, वो छलांगे लगा के वो पार्लियामेंटेरियन अंदर कूद गए और उन्होंने वहाँ पे वो करारदाद मंजूर कर ली और इसके अंदर माशाल्लाह ख़त्म। अजीब एक अटैम्प्ट हुई। तो वो सदर जो हैं वो इम्पीच हो गए मौसूफ। हमने डिस्कस किया प्रोग्राम में कि जी 192 वोट और फिर वो बच गए थे, फिर उन्होंने कहा मैं अपनी मामला तय कर लिया। उसके नतीजे में खैर वो इम्पीच हो गए, उनका मुआवजा हो गया, वो हट गए। उसके नतीजे में जो वज़ीर आज़म थे वो कायम मकाम सदर बन गए और वो मामला आगे चल पड़ा। आज कायम मकाम सदर भी इम्पीच हो गए, आज उनका भी मुआवजा हो गया और जो कायम मकाम सदर थे, जो पहले वज़ीर आज़म थे, वो भी इम्पीच हो गए। और इतना हंगामा हुआ जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ ये हुआ कि जो हुकूमत, यानी 2 हिस्सों में लोग बट गए। 192 हम पहले डिस्कस कर चुके ना कि वो वहाँ पे 200 चाहिए, तो मतलब 2/3, 300 में से 200 चाहिए तो वो 2/3 हो जाता है नंबर। उनके पास 192 8 वोटों की जरूरत है, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने करारदाद पेश की। अच्छा, वो ये जो जजों के ऊपर एक लड़ाई हो रही है कि जज जो हैं वो क्योंकि जज फैसला करेंगे। अभी जो पहले सदर जो हैं जो कि हट चुके हैं, उनका आखिरी जो फैसला है वो अदालतों से होना है, अदालतों से होना है 180 दिनों में शायद। तो वो फैसला जब होगा तो वो फाइनल होगा कि वो सदर जो है इम्पीच हुए हैं कि नहीं हुए। तो वो जजों के ऊपर एक हंगामा खड़ा हो गया। ये जो वज़ीर आज़म है, ये जाहिर है कि अपने साबिक सदर के साथ उन्हीं की पार्टी के हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं मार्शाल्लाह में तो नहीं हूँ, लेकिन जजों के ऊपर में वो जजों की सीटें खाली थी। अपोजिशन ने कहा हमारे जज होंगे, उन्होंने कहा तेरा जज, मेरा जज, तेरा जज, मेरा जज। उन्होंने इनको जनाब फड़का दिया। ये हमारे यहाँ नहीं होता, दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसी सूरत हाल। मेरा जज होगा ना, तुम्हारा जज नहीं होगा, क्योंकि वो जज जो बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो फैसला करेंगे कि वो जो इम्पीचमेंट हुई थी वो ठीक थी या नहीं थी, जो पहले इम्पीच हुए। ये सारी इम्पीचमेंट्स अल्टीमेटली जाएंगी जो है वो, यानी एक इम्पीचमेंट जाएगी। दूसरे के साथ क्या हुआ ये कमाल बताता हूँ ना मैं। दूसरे ने क्या, यहाँ क्या, यहाँ ये हुआ कि वो हंगामा जो शुरू हुआ, 192 इधर थे और इधर से वो हुकूमत के जो जमा, उन्होंने कहा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा हम करेंगे 192 से। उन्होंने कहा नहीं, इसमें चाहिए 200। उन्होंने कहा नहीं, 192 से काम हो। हंगामा हो रहा है वहां पे। वजीर खजाना जो है वो भी उठ के पहुंच गए। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसी दौरान जो वहां पे वो थे, यानी इतना हंगामा बढ़ा कि उसमें जो कायम मकाम सदर थे, जो वजीर आजम थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ, और वो रिजाइन कर गए। और इम्पीचमेंट भी साथ हो गई और साथ वो रिजाइन भी कर गए। और वो जो है, जब उन्होंने कहा मैं रिजाइन कर गए, तो उधर से जो एक शोर हुआ कि इम्पीच हो गए हैं, तो इम्पीचमेंट ने कहा ठीक है मैं इम्पीच हो गया हूँ और मैं रिजाइन करता हूँ। अब जनाब ये नया बहरान पैदा हो गया कि भाई सदर भी रिजाइन कर गया, इम्पीच हो गया, जो कायम मकाम सदर बना वो भी इम्पीच हो गया, तो अब कौन। तो आइन की किताबें खुली तो पता चला कि वहाँ एक शख्स जो है, जो खड़ा हुआ थोड़ी देर पहले, ये कह रहा था कि ये जो है ये इम्पीचमेंट हो ही नहीं सकती, शोर शराबा। तो पता चला उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर सदर और फिर दूसरा वजीर आजम सदर अगर वो भी इम्पीच हो जाए, तो फिर जो है वो वजीर ख़जाना कायम मकाम सदर बन जाता है। तो वजीर ख़जाना जो है, अच्छा वजीर ख़जाना ने कुछ अर्से पहले कहा था कि मईशत इतनी ख़राब हो गई है कि मैं थोड़ा सा इसको ठीक करके चला जाऊँगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा चंद दिनों में। पता चला उनके नाम निकलाया कोरा के जनाब हुजूर आप हैं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी आप हैं। अब आप हैं वो तो पीछे हो गया, अब आप सदर है मुल्क के, आप क़यादत करेंगे। तो एक अजब किस्म का सियासी बहरान पैदा हुआ वहाँ पे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो वहाँ के वजीर ख़जाना जो है अब वो कायम मकाम सदर बन गए। और फड्डा वही अपनी जगह मौजूद है कि वो उधर से एक हंगामा है कि भाई ये क्या पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया है कि वजीर ख़जाना कायम मकाम सदर होंगे, वो फिर वो इतने दिनों में तय होगा। और उनकी जो करेंसी है 2009 के बाद, वो 2009 16 साल के बाद वो कम तरीन जो आज उसका उनके जो डॉलर के मुकाबले पे करेंसी 2009 के बाद उनकी गिरी है साउथ कोरिया की। इतना बड़ा सियासी बहरान है कि उनको पता ही नहीं कि मुल्क को लीड कौन करेगा उस वक्त, जबकि ट्रंप ने आके ये कहा हुआ है कि मैं कुछ मुल्कों पे टैरिफ्स बढ़ाऊंगा। और टैरिफ किन किन मुल्कों पे बढ़ाने जा रहे हैं मुझे उसका इल्म नहीं है कि क्या अगर वो अपने इत्तेहादियों पे बढ़ाने जा रहे हैं
अगर वो जापान पे और अगर वो बाकी मुल्कों पे बढ़ाने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसीज़ होती हैं? बहुत सारी पॉलिसीज़ में ये टैरिफ्स वगैरह का भी तो सिलसिला चल रहा है ना, क्या सब मुल्कों पे लगाना है, या उन्होंने वो कह रहे हैं कि जो ब्रिक्स के साथ करेगा दूसरी करेंसी उन पे लगाऊंगा, तो वो ये अभी एक आने वाले दिनों में हमने तैयार होना है कि हमने दुनिया को के साथ कैसे चलना है। बहुत इश्यूज हैं। तो वो जो है वो उस वक्त जब साउथ कोरिया तैयार कर रहा था कि हम अपनी मईशत को, मैंने आपसे कहा ना कि ट्रम्प के आने से वो एक पूरा ग्लोबल सिस्टम जो है ना, लोग आराम आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, वो खैर है यार, वो यार अमेरिका क्या सोच रहा है यार, कर लेंगे लॉबिंग को मायर करके, वो ठीक है यार, वो स्टेट डिपार्टमेंट में मेरे जानने वाला है यार, वो फलाना, वो सारा सिस्टम जो है, वो यार ग्रीन कार्ड है ना उनके पास, ठीक है यार, उधर के शहरी हैं यार, हमको मसला नहीं, वो सारा सिस्टम जो है वो उलट पुलट हो गया वहाँ का। कौन सा ग्रीन कार्ड, कौन सा सिस्टम, कौन से लोग, क्या था, तो वो बिल्कुल अब उस वक्त जो है वो देखिए साउथ कोरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो अमेरिका की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की पॉलिसी है, वहाँ एक पॉलिटिकल टर्मोइल कि भाई साउथ कोरिया में कौन है, वो इलेक्टेड है नहीं है, वो तो कब तक वो टर्मोइल में चला गया, लंबे टर्मोइल में चला गया। अच्छा, उसके साथ ही एक मुल्क जो है उसमें दूसरे मुल्क में मैं जिक्र करूँ आपसे कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, लेकिन उसमें बस वो जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने ज़ाहिर है कि अपने ख़िलाफ़ ख़ुद जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया था पिछले हफ्ते, और वो ये चाहते थे कि क्योंकि वो तीन ऑल फ्योर्स जो है वो तीन जमातों का इत्तेहाद और कमज़ोर इत्तेहाद था, तो उनके जो वज़ीर ख़जाना निकलने का फैसला किया, उन्होंने फायर किया उसको, फैसला उसने नहीं किया, उन्होंने फायर किया तो इत्तेहाद ही टूट गया। तो गालिबन इनके जहन में होगा कि भाई जो फायर कर रहे हैं तो इत्तेहाद कैसे रह सकता है कि मैं उसके उनके वज़ीर ख़जाना, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही वो करवा लिया सारा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मंजूर हो गई। आज जो है उनके जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट जो है उनके उन्होंने जो है वो ये कहा कि यहाँ की जो असेंबली है, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। जर्मनी के प्रेसिडेंट भी होते हैं लेकिन वो भी अलामती सा होता है, ठीक है, जर्मनी के प्रेसिडेंट का कोई ऐसा, लेकिन ये उनके पास है कि उन्होंने फिर आज पार्लियामेंट तहलील कर दी जर्मनी की, और अब इलेक्शंस होंगे 23 फरवरी को जर्मनी के, और उस वक्त तक जो मौजूदा चांसलर हैं वो कायम मकाम हुकूमत जो है उसके सरबरा होंगे और कायम मकाम होगा अबूरी दौर। 23 फरवरी को इलेक्शन होगा जर्मनी में। ये बड़ी गलत टाइमिंग पे दोनों मुल्कों के अंदर जो बड़े मुल्क हैं यूरोप की और मजबूत मुल्क हैं, यूरोप की जो बड़ी लीडरशिप फ्रांस और जर्मनी को जो कहा जाता है, वैसे तमाम मुल्क ही वहाँ के जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट, लेकिन दो मुल्क उनकी मैशतें बड़ी, दोनों मुल्क इस वक्त जो हैं वो एक अजीब से पॉलिटिकल टर्मोइल में। मैक्रो जो है उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक हट गए, फिर दूसरे उन्होंने नॉमिनेट की, वो किस तरह सस्टेन करते हैं, इंटरनल टर्मोइल है। और दूसरा जो है वो अब जर्मनी के जो ये चांसलर हैं ये क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के हैं, और जर्मनी के ये चांसलर जो हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जर्मनी जब ये नया जर्मनी बना था, ये 1945 यानी पोस्ट हिटलर जर्मनी जो था, तो उसमें एक नया सिस्टम आया था, नया पता ही नहीं चल रहा था कि पार्टियां कौन सी बने क्या, तो उस क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी बनी जिसमें कंजर्वेटिव जो कि एक ज़माने में जिनके ख्यालात ज़्यादा नाजी पार्टी हो, लेकिन वो ख़त्म हो गया वो, लेकिन वो एक पार्टी उन्होंने बनाई, सबसे पहली पार्टी जो बनी वो यही बनी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। और पहले जो नए जर्मनी के चांसलर थे वो इसी पार्टी के थे, और वो कोनार्ड एडनवेयर, एडनवेयर ये जो है ये 1949 से 1963 तक ये चांसलर है, 1949 से 1963 तक। यानी आप समझें कि जर्मनी का तकसीम होना, नेटो, कोल्ड वॉर, एक बहुत तारीख के अहम हिस्से में वो चांसलर है इसी पार्टी के। फिर उसके बाद हेलमेट कोल आ गए, वो भी इस पार्टी के चांसलर है, तवील अरसे तक चांसलर है, और वो 1982 82 से 98 तक चांसलर है, तवील अरसे तक चांसलर है। और फिर तीसरी इस पार्टी की जो चांसलर थी वो एंजेला मर्केल इस पार्टी से थी, और वो भी एक तवील अरसे तक जाहिर है कि वो भी इसकी जो है वो वहाँ की चांसलर रही। अब एक तो वहाँ पर क्योसी आया, अच्छा उनके जो नए सदर हैं उनके नाम के स्पेलिंग जो भी
वज़ीर ख़जाना है ना, मैं उनके नाम लेते हुए थोड़ा सा ज़रा मुहतात इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि उनके नाम की जो स्पेलिंग है वो है CHOI। तो अब मुझे पता नहीं कि इसको श्योई पढ़ूँ मैं या चोई। CHOI है तो मैं इसको श्योई पढ़ देता हूँ। अब बाकी तो लफ्ज़ अजीब सा हो जाएगा अगर मैंने इसको वो लफ्ज़ पढ़ा। तो शुआई सेंग मॉक वहाँ के नए सदर हैं, लेकिन बहरहाल CHOI है उनका पहला, तो इसको शुआई पढ़ देता हूँ। तो ये वहाँ के सदर बन गए। अच्छा, अब ये सूरत, अच्छा जो अगले चांसलर हैं वो फ्रेडरिक मर्स जो हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के आ सकते हैं। एंजेला मर्कल ने उनको थोड़ा सा ज़रा आगे नहीं आया इंटरनल पॉलिटिक्स, लेकिन वो अगले चांसलर के तौर पे जो जर्मनी की लीडरशिप ही गई। दो ये केओस उधर जो है वो आज इसराइल के साथ एक अजीब तमाशा हुआ। ये तमाशा इतना अजब हो गया है अब कि इसको हुआ ये कि इन्होंने कुछ 100 मिसाइल दाग दिए। इसराइल ने कुछ 100 मिसाइल, ये पता नहीं 100 तैयारे या पता नहीं 25 तैयारे या 50, इन्होंने यमन को बिल्कुल हुती से दिमाग साफ कर दो। वहाँ पे इन्होंने जनाब जो है वो सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया और उसके बाद हुदैदा की जो बंदरगाह है उसको हिट किया। कई जगहों पे इन्होंने हिट किया। उसमें 6 लोग जो हैं वो जहाँ वक्त हो गए। और उस वक्त जब इन्होंने हिट किया वहाँ पे, तो उस वक्त ये हुआ कि वहाँ पे टेड्रोस एंडानोम गेब्रियसियस जो हैं ये मौजूद है, WHO के जो सरबरा हैं। ये मैं 12th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, ये वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, इन्होंने जो स्टेटमेंट इनकी आई वो आई, अगर हम दिखा सकें, वो ये कहते हैं कि मैं मौजूद था, मैं खैरियत से हूँ, लेकिन ये जो है मैं इस तमाम हमले की अच्छा ये गए थे वहाँ पे कि यूनाइटेड नेशंस के कुछ लोग वहाँ पे जो हैं वो डिटेन हैं या लापता हैं वगैरह वगैरह, वो डिटेन हैं गालिबन। तो उन्होंने कहा कि कंटिन्यू रखेंगे हम, उसके लिए इमीडिएट उनको रिलीज़ किया जाए। और दूसरा वो वहाँ पे जो इंसानी अलमी ज़ाहिर है कि वहाँ पे जन्म ले रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं जहाज़ में बैठने लगा तो 3 जो है ना हम जहाज़ में जाने लगे थे तो 3 घंटे पहले जो है एयरपोर्ट पे अटैक हुआ और एक हमारा जो क्रू मेंबर है वो भी ज़ख्मी हो गया और 2 लोग जो हैं वो उसमें मारे गए एयरपोर्ट पे। फिर वो कहते हैं कि जी मैं खैरियत से हूँ। आखिर में उन्होंने बताया एयर ट्रैफिक टावर जो है और डिपार्टमेंट लाउंज जो है जस्ट अ फ्यू मीटर्स फ्रॉम वेयर वी वर, और रनवे डैमेज हुई और हम इंतज़ार करेंगे कि रिपेयर्ड हो जाए इससे पहले कि हमारी फ़्लाइट वहाँ से रवाना हो। ये बहरहाल वहाँ से फिर रवाना हो गए कुछ देर के बाद। लेकिन फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे कंडोलेंसेज एंड टू द फैमिलीज हुज लव्ड वन लॉस्ट देयर लाइव्स इन द अटैक। उन्होंने तो हमला किया है दहशतगर्दों पे, हुतीज़ पे, ये कह रहे हैं कंडोलेंस कर रहे हैं उनके साथ। जाहिर है कि इन्होंने कंडोलेंस की फौरी तौर पे, या तो इसलिए की कि अमन में थे या वैसे भी इन्होंने की होगी कि भाई वहाँ पे कौन से लोग मारे गए हैं, जामक हो गए। ये तो एक हिस्सा हो गया। खूब जनाब आग लगी और ये सारा। उसके बाद एक वहाँ पे जनाब खुद नेतन्याहू ने सारे ऑपरेशन की निगरानी की। नेतन्याहू और काज जो उनके वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कंट्रोल रूम में बैठ के उन्होंने कहा कि इसको आज एक दफ़ा ख़त्म ही कर दो, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मुसलसल जो है ना, पिछले हफ्ते में तो 8 या 10 दफ़ा, 8 दफ़ा, और उसके अलावा जो है वो मुसलसल 4 रातों से लोगों के सरों के ऊपर। और उस दिन भी हमने बात की थी कि जो थाट किधर गया, वो आयरन डोम अगर नहीं है तो अमेरिका का थाट डिफेंस सिस्टम का है। अभी हमने बात की थी कि मुसलसल तल अवीव को यार ख़त्म करके वो उन्होंने शाम को अटैक किया और ये ख़त्म हो गया मामला। 1.5-2 घंटे गुजरे थे, हूतीज़ ने बिन गुरियन एयरपोर्ट तल अवीव के ऊपर मिसाइल गिरा दिए और वहाँ पर जो है बिल्डिंग्स जो हैं वो कुछ तबाह हुई। ऊपर वो ज़ाहिर है रोक, नीचे उसकी डेबरी गिरी सारी। फिर वो आयरन डोम शोम पता नहीं किधर गए, खुदा जाने। और उसके बाद उन्होंने जो है ये कहा कि हमने एक वाइटल एसेट को भी हिट किया है, वाइटल टारगेट या वाइटल एसेट जो है उसको भी हमने हिट किया है इसराइल में। उसका अभी तक इसराइल ने एक्नॉलेज नहीं किया कि वो क्या था, वो जगह कौन सी थी, वहाँ पे कोई एयर बेस थी, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, क्या थी। और उसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे कोई कंटेनर शिप जा रहा था, उसके ऊपर भी बहुत सारे मिसाइल दाग दिए ये अरेबियन ओशन में।
रेड सी में, तो उधर जो है वो एक हूतीज़ के, या तो ये करते ना, इसराइल ये करता नहीं, करने के थोड़ी देर बाद अगर दोबारा मिसाइलों की बारिश हो गई है तो फिर इसका मतलब है कि अब आगे क्या करना है। देखें आगे क्या करना है, तो वो तो कोई सर पैर समझ ही नहीं आया कि सारे ही सिस्टम दोबारा फेल हो गए और फिर तल अवीव के ऊपर भी मिसाइल गिर गए, तो अब तो मामला है बिगड़ गया है। ठीक है ना, अब आप मतलब क्या करेंगे, मजीद वहाँ पे जाएंगे, क्या क्या देखिए ना, वहाँ पे अमेरिका ने भी हिट किया, इन्होंने भी हिट किया, मिसाइल गिराए, ये कल तो बहुत जहाज भेजे ना इन्होंने, बहुत फाइटर प्लेन भेजे, एक दफ़ा उसको बिल्कुल जो प्रॉपर इंटेलिजेंस थी इन्होंने कहा उसके तहत इसको ख़त्म करके आ जाओ। तो एक तमाशा बन गया कि भाई वहाँ से जो है वो फिर जब रात को फिर अटैक हुए और वो पूरा जो है वो इसराइल सायरन लोग बंदरगाह उसमें बंदरगाहें कह रहा हूँ, यानी उनकी बंदरगाहों पे अटैक्स हुए, तो लोग जो है वो पनाह गाँव में घुस रहे हैं, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। रात को तो 5वीं रात मुसलसल हूतीज़ ने अटैक किया और आज कहते हैं दोबारा करेंगे। आज रात को तो एक हटो बचो, मतलब क्या एक अजीब सी सूरत हाल वहाँ पे इसराइल में है कि ये क्या हूतीज़ को कौन भुगतेगा। दूसरी जो बात है वो ये हुई है कि जो ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो चाइना पहुंच गए, और ये मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में 21 अगर ये दिखाऊं तो उसमें जो है वो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरगजाई टू विजिट चाइना। अच्छा, चाइना पहुंच गए, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो चाइनीज़ इनविटेशन पे हैं, यानी चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये ख़ास उसमें इंडिकेट किया है कि चाइना ने बुलवाया है, इन चाइना की दावत पे आए हैं। अच्छा, चाइना की दावत पर तो वो आए हैं वहाँ पे, लेकिन उनका जो एक स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है इस वक्त मौजूदा जो पूरा सिनेरियो है उसमें, इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम यहाँ पे जो है वो अरब न्यूज़ को दिखा सकें, सऊदी अरेबिया के न्यूज़ को 19, वो कहते हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ पर, एक्चुअली ये कहा नहीं है, वो चाइना डेली में लिखा है उन्होंने, लेकिन वो चूँकि लैंग्वेज ट्रांसलेट तो मैं अरब मीडिया कोट करता हूँ, उन्होंने, सऊदी अरेबिया का मीडिया कहता है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने वार्न किया है अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन सीरियाज फ्यूचर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन सीरियाज फ्यूचर। और फिर इसी में वो आगे जो मजमून है उसमें वो कहते हैं कि जी ये जो सीरिया में जो भी कुछ होगा आगे उसके अवाम तय करेंगे, और यहाँ पर जो है वो जो बाहर की ताकतें उनको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है सीरिया के अंदर। अच्छा, उन्होंने नाम किसी मुल्क का नहीं लिया, लेकिन ये जो है ये चाइना डेली में छपा है और अरब मीडिया से कोट कर रहा है। साथ ही जो टर्किश मीडिया है, अब मैं चूँकि ज़ाहिर है कि इसमें प्लेयर्स बहुत से हैं तो दूसरे मीडिया को, टर्किश मीडिया ये कह रहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने 20 स्लाइड में दिखाएं तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि चाइना और ईरान जो है वो न्यू एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की तरफ जा रहा है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है चाइना में। अच्छा, तो अब इशू ये है, अच्छा दूसरी जो बात इसके साथ ही, अब आप इसको अगर और आगे चलें इस मामले को कि ईरान और चाइना में उन्होंने बात की, और टर्किश मीडिया ये कोट कर रहा है कि जो उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन जो है आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन होने जा रही है। अच्छा, फिर बात जो है वो यहाँ तक भी खित्ते में जो अलाइनमेंट्स हैं और बाकी सारे मामलात हैं वो अगर वो यहाँ तक भी नहीं है, बल्कि इससे थोड़ा सा एक स्टेप अगर हम आगे चले जाएं तो हमें ही पता चलता है कि जनाब जो ईरान के सदर हैं, ईरान के सदर जो हैं अगले कुछ दिनों में वो जा रहे हैं रशिया, और रशिया जाने के बाद वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से होगी, और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो है वो वहाँ पर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक जो मुआहदा है ईरान और रशिया के दरमियान वो साइन होने जा रहा है कमिंग डेज में। अच्छा, ये सारा ये ट्रंप आमद से पहले हो रहा है, ट्रंप आमद से पहले ये सारा मामला हो रहा है। और ये भी ध्यान में रखें कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप हैं उनकी और पुतिन की मुलाकात, प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात भी तय हो रही है,
उनकी और उन्होंने शी जिनपिंग को बुलाया है, लेकिन शी जिनपिंग नहीं जा रहे, इनॉग्रल में बुलाया है, और कितने लोगों को बुलाया ये अभी तक वाजे नहीं हुआ। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो प्रेस से बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सारे लोगों को बुला रहा हूँ। जेलेंस्की के बारे में सवाल हो, उन्होंने कहा अभी तक मैंने फाइनल नहीं किया, अब शायद बुलाऊँ शायद ना बुलाऊँ, तो जेलेंस्की, लेकिन पुतिन ने ज़्यादा, लेकिन पुतिन को तो ज़्यादा बुला नहीं सकते। प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनके वो वारंट्स निकले हुए हैं चुके, इसीलिए उनकी मुलाकात यूरोप के किसी मुल्क में नहीं हो सकती। ये जो अरब ममालिक में चूँकि ICC के ऊपर साइन नहीं किए हुए, जहाँ मैं बात कर रहा था UAE, अरब, सऊदी अरेबिया और कतर, चूँकि दस्तखत नहीं हुए, तो यहाँ पर वो आ सकते हैं प्रेसिडेंट पुतिन, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो ब्रसल्स में बाकी जगहों पे वो जाहिर, और वैसे उनका फटा भी नेटो से चल रहा है, तो वहाँ कोई तुक भी नहीं बनती। स्विट्जरलैंड ने कहा था कि हमारे पास आ जाएं, लेकिन स्विट्जरलैंड को उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी उनकी न्यूट्रल हैसियत जो है, रशिया की तरफ से कहा गया कि वो पिछले कुछ अरसे में न्यूट्रल नहीं रहा स्विट्जरलैंड। बहरहाल, तो प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात है, और ये जेलेंस्की के बीच में कहीं थ्रोन अंडर द बस पूरे खेल में। और दूसरी जो बात है वो ये है कि सीरिया में, आज तो सीरिया में सुकून रहा है शाम में, लेकिन आप ये देखें ना कि जो चाइना और रशिया एक पोजीशन ले रहे हैं सीरिया के हवाले से, और जाहिर है कि वो जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कल कहा था कि हम सीरिया के लोगों से जो हैं वो जो नए रूलर हैं उनसे हम राब्ते में हैं, जो अहमद शोरा हैं। लेकिन अभी ये देखना है कि ये मामले आगे मामला आगे किस तरफ जाते हैं। अभी बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है जो सीरिया की है। अच्छा, इसमें तो दो मसले ये हो गए, यानी अब देखें ना कि एक टर्मोइल ऐसा क्रिएट हुआ है कि यानी इसराइल ने ये भरपूर, ये जो अटैक था ना कल वाला, ये भरपूर इंटेलिजेंस पर, इंटेल बेस्ड है। उन्होंने कहा इसके बाद फ्लैट है, इसके बाद हुतीज नाम नहीं लेंगे। इन्होंने अमेरिकन से भी कहा था और बाकी अरब ममालिक को सबको बताया था कि इसके बाद हुतीज़ को भूल जाओ, हुतीज़ को भूल जाओ। थोड़ी देर में हुतीज़ ने इतने मिसाइल फेंके हैं इसराइल पे कि वो जो है उनको समझ ही नहीं, बेन गोरियन ये वो आगे पीछे था, हटो बचो, मुसीबत पड़ गई। ईरान को तो आप छोड़ देना भाई, हुतीज़ नहीं काबू में आ रहे। अच्छा, तो ये एक नई सूरत बन गई है यहाँ पे, और हुतीज़ रोज़ प्रोवोक कर रहे हैं इसराइल को। इसराइल ईरान पे, ईरान जो है वो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि रशिया की दावत पे रशिया जा रहे हैं और स्ट्रेटेजिक माहिदा तय हो जाएगा, और साथ ही उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो चाइना की दावत पे चाइना में है। तो एक रीजनल अलाइनमेंट, एक कॉम्प्लेक्स, जो कल बोलते पेचीदा है कि आप सोचेंगे यार एक मिनट ज़रा ये मुल्क इधर इसके साथ है, दूसरे नुक्ते पे, और बड़े पावर के साथ ज़रा सा भी आगे पीछे नहीं होते, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो डेवलप हो रहा है। और इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात तो ये कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आज बरसी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो एक बड़ी लीडर थी, और उनका जो जाना है दुनिया से वो एक बड़ा नुकसान, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि वर्ल्ड लेवल पे जो शख्सियात, उनको तो बड़ा नुकसान। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और वक्फे पे जाने से पहले मैं कुछ बात, अगर चंद मुझे लम्हात मिल जाएँ ब्रेक पे जाने से पहले, तो मैं कुछ जिक्र जो है वो मनमोहन सिंह जो साबिक वज़ीर आज़म भारत के, उनका भी मैं करना चाहूँ। मुझे चंद सेकंड इसके लिए दे दें हमारी प्रोडक्शन टीम। तो मनमोहन सिंह जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त सियासतदान कम थे, टेक्नोक्रेट ज़्यादा थे। इन्होंने अपने मुल्क को बहुत सर्व किया, और ये जो है ये नरसिम्हा राव की जो कैबिनेट आई 91 में गालिबन, तो उसमें उस वक्त बहुत बुरी एक माशी सूरत हाल थी इंडिया की। तो इन्होंने जो इंडिया को टोटल जो एक ओपन मार्केट्स हैं और करप्शन के ऊपर जो लाइसेंस राज वहाँ पे था, और सारा मतलब इन्होंने पूरा एक जो उनकी मईशत का ढांचा था, बुनियादी ढांचा, उसको उन्होंने ख़त्म किया, जिसके नतीजे में फ्री इकॉनमी और इस तरफ इंडिया गया। बाद में ये प्राइम मिनिस्टर भी बने 2 दफ़ा, और इनसे एक किसी जगह पे मुलाकात भी हुई थी। और सबसे जो पहले सिख वज़ीर आज़म थे ये, और बड़े यानी आप कहना चाहिए ना कि ये पाकिस्तान में चकवाल के नज़दीक एक गाँव है, वहाँ से इनकी पैदाइश थी, और ये बहुत धीमे मिजाज के डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थी। आखिर में इन पे इल्ज़ामात वगैरह लगते रहे, लेकिन मैंने कभी उनको बाय नहीं किया, क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ था एक दफ़ा और स्टडी भी किया हुआ था कि इन्होंने इकॉनमी कैसे थी। तो वो गए, और साथ ही जो है ये यहाँ पर जो है बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जाना, एक बाद लोग ऐसे होते हैं ना जो वर्ल्ड लेवल, हमारे बहुत से जो यूथ है हमारी वो बीबी को नहीं जानते, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अगर पूछे ना कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन यानी हालिया चंद दिहाइयों में यानी कौन ज़बरदस्त अंदाज में जिसने डील किया है
तो एक आपको भुट्टो साहब नज़र आते हैं, फिर ज़िया-उल हक साहब का अपना एक वो था, लेकिन आपको भुट्टो साहब नज़र आते हैं, फिर उसके बाद आपको बीबी बड़ी लीडर थी, और फिर खान साहब बड़े लीडर थे जो, और फिर मुशर्रफ साहब दरमियान में। देखें मुशर्रफ साहब को हम किसी सूरत में कि उन्होंने दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करना, बात करना, इंगेज करना, मतलब डिप्लोमेसी भी है, सख्त बात भी, तेज़ बात भी, तो ये जो, और फिर उसके बाद तो वो एक आपको लीडरशिप का एक जो है ना वो फिर उसको वैक्यूम नजर, खला है कि इसको खला को कौन पुर करेगा आगे जाके। इस खला को तो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ये खला है कि भाई आगे जो है वो लीडरशिप क्राइसिस है, ठीक है। तो मतलब है कि लेकिन जाहिर है कि दुनिया ने तो आगे निकलना है, हमने भी आगे निकलना है, पाकिस्तान ने। और जो इलॉन मस्क की जो DOGE है, उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन्स दी गई थी उनकी सारी एक इंक्वायरी शुरू होगी अमेरिका में कि किस मुल्क को कितनी वैक्सीन्स दी थी, किसको लगी थी। और उसमें वो कहते हैं कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि वो माजी के बहुत सारे घपले जो हैं ओबामा दौर के और बाइडन दौर के और ये जो है ये सारे वो खोलने जा रहे हैं। जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। हमने करना क्या है, मतलब हमें कुछ पता चले कि पाकिस्तान आगे, हम मतलब मंजूरियाँ तो हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब विद ऑल ड्यू रिगार्ड हमने क्या आगे करना क्या है, मतलब आगे कुछ हमने करना है, कोई स्ट्रेटजी बनानी है हमने। आगे दुनिया के हालात देखें, बहरान पैदा हो रहे हैं, रीजन के टर्मोइल हैं, इंटरनल, मतलब एक जो है ना वो ये बयानात से और इससे तो निकल के आगे अमली इकदाम करने का वक्त है ना, इस वक्त प्रैक्टिकली हम जो है वो इस टर्मोइल से निकलें खुद और अपने आप को निकालें। जो मैं कह रहा हूँ कि हम तकरीबन हम उसके शायद कुछ अर्से पहले हमें कर लेने चाहिए थे, बहुत से मामला ठीक, और हम डिले हो रही है जिसके नतीजे में जो रीजनल लाइन देखिए ब्रिक्स में नए मुल्क शामिल हो रहे हैं। चाइना ईरान के साथ किस तरह से कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं जाता। रशिया जो है वो जो है वहाँ के ईरान के प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजिक मामला तय करने जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर खप पड़ी हुई है, बहुत शदीद खप पड़ी हुई है, और वहाँ पे जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लोग हैं वो इंडियंस को नहीं लाना चाह रहे दरमियान में, और वो इंडियंस को ज़्यादा, और जो इमिग्रेंट्स हैं मजमूई तौर पे, लेकिन ज़ाहिर है बड़ी तादाद में वहाँ पे इंडिया के लोग हैं। अब इलॉन मस्क जो हैं और विवेक रामास्वामी उनकी हमायत में आ गए हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पर एक शोर शराबा बहुत ज़्यादा है कि भाई ये जो और उसमें उनकी जो 43 कंपनीज़ हैं जो कि टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 43 में से जो कंपनीज़ हैं, तो उसमें से 23 कंपनीज ऐसी हैं जिनके जो को फाउंडर्स हैं वो इमिग्रेंट्स हैं। खुद इलॉन मस्क जो हैं वो एक ज़माने में जो है वो इसी वीज़ा पे थे, H-1B वीज़ा पे, और वो ज़ाहिर है कि वो कनाडा गई उनकी फैमिली पहले, उनकी वालदा, और फिर उसके बाद वहाँ से वो साउथ अफ्रीका से वहाँ गए, वहाँ से इस वीज़ा पे, फिर बाद तो वही कहते हैं कि जी अमेरिका में जो स्किल्ड लेबर्स हैं, स्किल्ड लेबर है, और यहाँ पर जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा काम कर सकें उनकी तादाद ज़रा कम है, तो हमें बाहर से लोग लेने चाहिए। इस पे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा 1 मिनट हट जाएं, अब ये कैसे आपको बाहर से, आपने कहा हम निकम्मे हैं, हमें कुछ आता नहीं है करना, हमें कुछ, वो खड़े हो गए सारे, तो एक फटा पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो इलॉन मस्क अब इससे कैसे निकलते हैं, क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा मामला हुआ कि वो इंडिया उम्मीद कर रहा है कि ये वीज़े उनके जो डिपोटेशंस हो रही हैं और जो निकालना है, तो इसमें वो जो लोग हैं उनको वहाँ पे रखा जाए, उनको ना निकाला जाए। कई टेक कंपनीज़ हैं वो जो हैं वो चाहती हैं, देखिए दुनिया भर में बहुत टैलेंट है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक काबिल अमल होगा। एक तो है ना कि इलीगल इमिग्रेंट्स बिल्कुल ही फारिग, वो तो अलग मामला है, बिल्कुल ही फारिग लोग हैं और कुछ नहीं, और वहाँ पर पड़े हुए हैं और जराइम में या बाकी चीज़ों में उनके बोझ बन रहे हैं। लेकिन जो स्किल्ड लेबर है पूरी दुनिया की, उसकी तो ज़रूरत है अमेरिका को। अब स्किल्ड लेबर अगर उनके पास नहीं आती बाहर से, ये वीज़े नहीं होते उनको इशू, तो फिर एक ज़माने में ट्रम्प ने तो यहाँ तक कहा था कि जो डॉक्टरेट कर लेगा यहाँ से या जो ग्रेजुएशन कर लेगा उसको हम ग्रीन कार्ड दे देंगे, वो यहीं काम करे। अगर जो यहाँ की अच्छी किसी यूनिवर्सिटियों से वो पढ़ लेते हैं बच्चे, तो उनको यहीं ग्रीन कार्ड, वो इधर ही काम करें स्किल्ड लेबर। यहाँ तक बात ट्रम्प ने की थी। लेकिन अब वो जाहिर है कि एक वहाँ पे माहौल ऐसा है कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है वो वोटर, उनका वोट बैंक है सारा। तो देखना इस पर यह है कि अब ये जो फटा पेचा पड़ा हुआ है
उसमें किस हद तक वो रोक पाते हैं। मेरा ख्याल है ना उनकी मुकम्मल बात सुनी जाएगी ना इनकी सुनी जाएगी, कोई दरमियाना रास्ता निकलेगा, क्योंकि अब तो खुल के सोशल मीडिया पे जो है वो मतलब ऐसी तैसी हो रही है एक दूसरे की। तो ये एक मसला काफ़ी जो है ये संगीन है कि कैसे लेकिन बहरहाल ट्रंप जो है ये तो तय है कि उन्होंने इसमें ये 2 ट्रिलियन, अगर ये नहीं भी होता ना ऊपर नीचे ये मामला वीज़ों का, उसके बावजूद वो $2 ट्रिलियन कम करें। वो ये कहते हैं, उनका ये नुकता ये वीज़ों का अलग काम, वो कहते हैं हमारे भी बोझ नहीं होंगे ये स्किल लेबर जो है ना, ये आके यहाँ पे सर्व करेंगे और काम करेंगे और हमें एआई में और टेक में और बाकी जगहों पर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि उन्होंने अगर ये जो DOGE के लोग हैं अमेरिका में, वो ये कहते हैं कि अगर ये हो भी जाए ना, अगर हम वीज़ा रिलैक्स कर भी दें तो भी हमने $2 ट्रिलियन वो काटने में हम कामयाब हो जाएंगे। इमिग्रेंट्स जो हैं जिनको जो हमारी लिस्टों पे वो कुछ और हैं, उसमें इस वीज़े को रिलैक्स करके भी हम 2 ट्रिलियन की जो बात हो रही है ना, $2 ट्रिलियन अमेरिका ने सालाना बजट कम करना है और ये पैसे निकलवाने हैं लोगों से। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो टैरिफ लगाएंगे, यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, अपने इत्तेहादियों की बात हो रही है और पुरानी करप्शन के वो मामला खोलेंगे, ठीक है ना। कि और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि ये ओबामा दौर में और जो ये दौर था, अभी मैंने आपसे कहा ना कि उन्होंने ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है फ़ौरन। उन्होंने कहा कि ये जो वैक्सीन थी ये तो दरमियान में चला गया, उसके बाद जो वैक्सीन कंटिन्यू होती रही तो ये डाटा सारा का डाटा जो है ये मुझसे पहले ख़राब किया गया था, मेरे बाद ख़राब हुआ, एड गई और ये जो यहाँ पे लॉबिंग फर्म्स हायर हुई, मेरे अगेंस्ट लॉबिंग फर्म्स हायर हुई, मेरे अगेंस्ट सारा पैसा, तो सारा पैसा जो पाक पैसा है ख़ास तौर पे। अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़हन में रखें कि ट्रम्प दौर में पैनामा स्कैंडल आया था। ट्रम्प दौर में पैनामा स्कैंडल आया था और उसमें यह था कि दुनिया भर से वो पूरा जो एनालिटिक्स मैं नाम भूल गया उसको, एक एनालिटिक्स कंपनी का भी डाटा निकला था बरतानिया से और ये सारा। तो इस बार उनका इरादा ये है कि इस किस्म के बहुत ज़्यादा मुल्क कि भाई जहाँ पर आपके लोगों को हम आपके मुल्क शो करते हैं कि जी हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम क्या करें, हमें मदद दें, हमें मदद दें, तो उन मुल्कों का बाहर कितना पाक पैसा है जो इलीगल है, अच्छा वो उसकी तरफ आएंगे कमिंग डेज में कि ये पैसा कैसे गया, ये पैसा कैसे गया। और ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर मुल्क हैं और जो तरक्की याफ्ता मुल्क भी उनके इत्तेहाद नहीं है, उनसे भी वो किसी और अंदाज में, यानी मिसाल मशरिक़ वस्ता के कई मुल्कों से किसी और अंदाज में डील करेंगे, वो भाई हमें पैसा चाहिए और ये तो बड़े अच्छे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो वो अपने लिहाज से अलाइन कर रहे हैं कि कहाँ तक पैसे ले रहे हैं, कहाँ तक चाइना आगे पीछे दाएँ बाएँ रशिया, वो मुल्क जो है वो प्रेशर ले सकते हैं। बाकी जो मुल्क हैं उन्होंने ये देखना है कि हमने अपने आप को तैयार कैसे करना है ट्रम्प दौर के लिए, और उससे और अपने जहन में ये बात हमने रखनी है कि ट्रम्प ने $2 ट्रिलियन जब अपने लोगों के लिए ख़त्म कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के अदारे ख़त्म कर रहे हैं, 400 से 100 कर रहे हैं, और अपने लोगों को जो उनके ऐसे लोग जो कि स्किल्ड लेबर हैं प्रॉपर, उनको निकालने की बात हो रही है। किसी ने PhD कोई किसी टेक कंपनी का CEO हो रहा है, किसी कोई नहीं प्रॉपर जिसको कहना है कि यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स दुनिया के, वो उनको निकालने की अगर बात हो रही है तो फिर वो लोग जो मतलब उनके पास ये मामला है कि हमने लोगों से पूछना है कि भाई ये USAID कहाँ गई, ये कैसे हुआ। मिसाल के तौर पे किसी मुल्क के अगर वो इलेक्शन को उन्होंने पैसा दिया है, वो सपोर्ट करते हैं किसी मुल्क के इलेक्शन को, और उस मुल्क से पूछते हैं कि यार ऐसा है कि ज़रा हमें एक छोटी सी PDF में एक फाइल बना के जरा भेज दो ना यहाँ से, क्या हुआ इलेक्शन का रिजल्ट क्या था, तो वहाँ से क्या रिजल्ट जाएगा, क्या रिजल्ट जाएगा कि जी ये 47 था नहीं, 45 था नहीं, चैलेंज था नहीं, ये हुआ। उन्होंने कहा 1 मिनट ज़रा क्या हुआ, व्हाट, क्या वो जी ट्रिब्यूनल बन रहे थे तो ये, तो इसको मुल्कों ने जल्दी तय करना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ना भाई कि 1 मिनट हट जाए, कितना अर्सा हो गया, इतना अर्सा हो गया, अच्छा कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या। तो ये अंदर के जो रौले हैं ना, ये निपटाने हैं हमने पहले, इससे पहले कि वो जो है वो इश्यूज बाहर से आए, जो भी हमने करना है। हाँ, ये हमारा इंटरनल मामला है, हमारे इंटरनल मामला है। बात बिल्कुल सही है कि बाहर से मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम अपने इंटरनल मामला को ठीक करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। तभी मैं कहता हूँ ना कि इंटरनल पॉलिटिकल केओस को ख़त्म करें हम, ताकि बाहर से कहीं से भी दबाव आ जाए तो कौम साथ खड़ी होती है। लेकिन अगर अंदर ही डिवीजन फटा पड़ा हुआ है, हमारे अंदर ही है ना, सारा इशू अंदर चल रहा है मुल्क के, खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत तो नहीं आई हुई इस वक्त। तो ये जो है इसको हम जल्द ख़त्म करें, और इसकी एक टाइमलाइन है और एक वक्त है, और उससे पहले बिल्कुल कि जी जब
दुनिया पूरी एक ब्लॉक्स बन रहे हैं, आगे कैसे मुल्कों ने मतलब सब फंस गए ना बीच में। तो इससे हमने निकलना है तेज़ी के साथ आगे, और मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि निकलना पड़ेगा। हम क्राइसिस में चूँकि निकलते हैं ना, हमेशा क्राइसिस पैदा होता है फिर निकलते हैं हम। मतलब है कि टीम भी हमारी प्रेशर में अक्सर खेलती है, कभी कभी तो आजकल तो खैर नहीं खेलती, लेकिन एक ज़माने में प्रेशर में अच्छा खेला करती थी टीमें। तो इससे तो हम निकल जाएंगे, वैसे तो हम इंशाल्लाह से निकलेंगे, लेकिन ये कि इंटरनल केओस हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, क्योंकि दुनिया का जो प्रेशर है और हर तरफ से दाएं बाएं आगे पीछे, और ये वो क्योंकि उसके और कई सोशल अनरेस्ट जो मुल्क के अंदर पैदा हो रहे हैं, फिर ऐसे हालात में अगर केओस होना तो फिर उसमें थर्ड फोर्सेस बाकी लोग फिर उनको भी मौका मिलता है कि इसको तीली लगा के और ख़राब करें। तो इससे पहले कि मामलात मज़ीद बिगड़ें उलझें, तो इसको हमने ठीक करना है और जल्द ठीक करना है, और मुझे यकीन है कि हो जाएगा। ये आपस में सब जब बैठेंगे हमारे काबरीन और जो भी हैं तो जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को, तो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।